Hello student, very good morning. I hope you are fine. Welcome to expert classes by मंजू मैम. स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम जो है माइनर सब्जेक्ट का जो है मॉडल पेपर स्टार्ट किए हुए हैं. तो जो बच्चे हमारे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए क्लास कौन सा है, तो 4th सेमेस्टर स्टूडेंट, ठीक है. तो माइनर सब्जेक्ट क्या है, आप लोगों का माइनर सब्जेक्ट हिंदी है. देखिए, आज जो है आप लोगों के साथियों लोगों का पॉलिटिकल का पेपर है, तो उसका मैंने मॉडल पेपर दे दिया था. और कल जो है 14 जून को जो है उनका सोशियोलॉजी का है, तो सोशियोलॉजी का भी मैंने जो है मॉडल पेपर दे दिया है. आज जो है आप लोगों का जो है हिंदी का पेपर है स्टूडेंट, माइनर हिंदी, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेपर का नाम क्या है, संवैधानिक स्वरूप एवं भाषा विमर्श के नए क्षेत्र. ये आपका क्या पेपर का नाम है. ये मॉडल पेपर कौन सा, तो ये मॉडल पेपर पहला है. और एग्ज़ाम आप लोगों का कब होने वाला है, तो 16 जून यानी मंडे को आप लोगों का एग्ज़ाम होगा स्टूडेंट. देखिए स्टूडेंट, इस बार जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार क्या है, आप लोगों का जो है लिखित परीक्षा होगा स्टूडेंट, ठीक है. कैसा परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा होगा, OMR पर नहीं होगा. आप लोगों को इसकी सूचना मिल गई होगी. तो अब आइए हम बात करते हैं आप लोगों का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. देखिए स्टूडेंट, आज के जो ये मॉडल पेपर है, तो आज के मॉडल पेपर में मैंने आप लोगों का जो है यूनिट कौन सा कवर किया स्टूडेंट, याद रखिएगा कि आज का जो है मॉडल पेपर में हमने यूनिट 1 और यूनिट 3 का जो है कुछ पोर्शन हमने आप लिया है. यूनिट 1 लगभग पूरा कंप्लीट कर दिया और यूनिट 3 का जो है मतलब एक क्वेश्चन हमने, एक टॉपिक हमने लिया है, ठीक है. तो आइए स्टूडेंट, बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं. देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का कि राज्य भाषा हिंदी से आप क्या समझते हैं, ठीक है. क्वेश्चन है आपका कि राज्य भाषा हिंदी से आप क्या समझते हैं. तो देखिए यहाँ पर कि जिसे हम राज्य भाषा हिंदी कहते हैं, उसके लिए संविधान के अनुच्छेद 343 में ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है, ठीक है. जिसे हम राज्यभाषा हिंदी कहते हैं, तो संविधान के 343 अनुच्छेद में उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो ऑफिशियल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं. इसी को कार्यालय भाषा या कार्यालय हिंदी भी कहा जाता है, ठीक है. कार्यालयी होगा, ठीक है. कार्यालयी भाषा या कार्यालयी हिंदी भी कहते हैं, यहाँ पर कार्यालयी बना लीजिएगा. राजभाषा शब्द स्वाधीनता आंदोलन के दौरान प्रयोग नहीं किया जाता था. उस समय, यहाँ पर उसे नहीं होगा, उस समय राष्ट्रभाषा शब्द का जो है प्रचलन था, ठीक है. राजभाषा क्या था, स्वाधीनता आंदोलन के समय क्या है, इसका प्रयोग नहीं किया जाता, तो उस समय क्या है, राष्ट्रभाषा का जो है प्रयोग जो था प्रचलन में था. आज़ादी के बाद राज्यभाषा शब्द संविधान सभा द्वारा प्रयुक्त किया गया था, ठीक है. कब प्रयुक्त किया गया था, तो आज़ादी के बाद किया गया था स्टूडेंट. फिर क्या, सर्वप्रथम सन 1949 ईस्वी में राजगोपालाचारी ने संविधान सभा में नेशनल लैंग्वेज के समानांतर स्टेट लैंग्वेज शब्द का भी प्रयोग किया था. तो देखिए सबसे पहले जो है किसने राज्यभाषा हिंदी का जो है प्रयोग किया था, तो राजगोपालाचारी के द्वारा. कब, सन 1949 ईस्वी में क्या है, संविधान के सभा में नेशनल लैंग्वेज के समानांतर मतलब उसके बराबर जो है स्टेट लैंग्वेज शब्द का यानी राजभाषा शब्द का जो है प्रयोग किया गया था. अब आइए आगे की बात करते हैं स्टूडेंट. आगे देखिए क्या है कि इसी स्टेट लैंग्वेज का हिंदी अनुवाद जो है राजभाषा किया गया, ठीक है. इसी स्टेट लैंग्वेज जो है वो क्या है, इंग्लिश जो है भाषा का है, उसी का है जो हिंदी अनुवाद क्या है, राजभाषा है. तथा उसके लिए संविधान में ऑफिशियल लैंग्वेज पद की मान्यता दी गई. यही सरकारी भाषा या कार्यालयी होगा, ठीक है. कार्यालयी भाषा है, ठीक है. ये सरकारी भाषा और साथ साथ क्या है, ये कार्यालयी भाषा भी है. आइए अब आगे देखते हैं. आगे हाँ देखिए स्टूडेंट, आगे क्या है कि संविधान सभा के सदस्य KM मुंशी तथा N गोपाला स्वामी आयंगर के प्रयास से मुंशी आयंगर फार्मूला बना, ठीक है, के आधार पर संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज की जो है मान्यता दी. देखिए मान्यता कब उसको मिली स्टूडेंट, तो मान्यता याद रखिएगा कि 14 सितंबर को जो है, 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी राजभाषा को या ऑफिशियल लैंग्वेज की जो है मान्यता मिली, ठीक है. मान्यता प्रदान कर दी गई या मान्यता दी गई.
संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 द्वारा हिंदी को राजभाषा का जो है दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया हिंदी राजभाषा। अब आइए बात करते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि हिंदी को लागू किए जाने की संवैधानिक व्यवस्था अनुच्छेद कौन से हैं। ठीक है, यानी जब हिंदी को राजभाषा लागू किया गया या हिंदी को जो है आपका क्या कार्यालयी भाषा लागू किया गया, तो संवैधानिक व्यवस्था में कौन कौन से अनुच्छेद को शामिल किया गया, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हिंदी को लागू किए जाने की संवैधानिक व्यवस्था अनुच्छेद 343 से लेकर 351 को शामिल किया गया। यानी 343 से लेकर 351 अनुच्छेद तक जो है आप लोगों का क्या हिंदी भाषा को संवैधानिक व्यवस्था या अनुच्छेद के तहत जो है लाया गया। अब देखिए एक एक अनुच्छेद को हम देखते हैं। पहला आपका देखिए अनुच्छेद क्या 343 में क्या कहा गया है कि इस अनुच्छेद द्वारा यह उपबंध किया गया कि संघ राजभाषा हिंदी और उसकी प्रतिलिपि क्या होगी देवनागरी होगी। ठीक है, तो अनुच्छेद 343 में क्या कहा गया कि जो है मतलब संघ की राजभाषा हिंदी होगी। ठीक है, संघ की क्या है राजभाषा हिंदी होगी, लेकिन उसकी जो लिपि होगी वो क्या होगी देवनागरी होगी। ठीक है, दूसरा में क्या बात है तो खंड 1 में, ठीक है, पहली बात में तो ये कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। और दूसरे चीज में क्या कहा गया तो दूसरे चीज को भी हम देखते हैं। दूसरे में क्या खंड 1 के किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहा है, परंतु राष्ट्रपति उक्त कालावधि में संघ के शासकीय प्रयोजनों होगा। ठीक है, यहाँ पर परियोजना नहीं प्रयोजनों, ठीक बना लीजिएगा, प्रयोजनों ये वाला ऊपर वाला, प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप में अतिरिक्त देवनागरी का भी प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। यानी इसमें क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया कि 15 साल तक जैसे कोई भी भाषा अगर कोई भी प्रयोजन जो है वह अंग्रेजी भाषा में किया गया है, तो राष्ट्रपति उस समय काल अवधि में क्या है उस अंग्रेजी भाषा को हम क्या कर सकते हैं देवनागरी भाषा में भी जो है उसको मतलब लिख सकते हैं या प्रयोग कर सकते हैं। अगला देखिए क्या है कि तीसरा अनुच्छेद में हम देखते हैं, तीसरा में क्या है, तीसरी बात इसमें क्या कहा गया है कि इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद, यहाँ पर संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का या अंकों के देवनागरी रूप का प्रयोग उपबंधित कर सकेगा। ठीक है, तो 15 वर्ष के पश्चात जैसे अंग्रेजी भाषा में कोई चीज़ आ गया तो उसको क्या है 15 वर्ष के बाद जो है उसको देवनागरी के अंकों में जो है वो प्रतिबंधित कर सकता है। अब आइए देखिए हम बात करते हैं अनुच्छेद 344 में क्या कहा गया। तो अनुच्छेद 344 में क्या है कि राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग का गठन करेंगे जो राजभाषा के संबंध में राष्ट्रपति को क्या करेगा सिफारिश देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अनुच्छेद जो है 344 क्या है कि मतलब राष्ट्रपति जो है इस संविधान के प्रारंभ में 5 वर्ष की समाप्ति या उसके बाद 10 वर्ष की समाप्ति में जो है क्या कर सकता है आयोग का गठन कर सकता है और राजभाषा से संबंधित राष्ट्रपति को क्या कर सकता है सिफारिश दे सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है अनुच्छेद 345 क्या है तो राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या कुछ शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में क्या करेगा अंगीकार करेगा। ठीक है, फिर क्या है आपका अनुच्छेद 346 देखिए क्या कहा गया है 346 में है कि राज्य या राज्य के बीच या तथा संघ और राज्य के बीच पत्राचार प्राधिकृत राजभाषा में होंगे। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि राज्य और राज्य के बीच या संघ या राज्य के बीच जो भी पत्राचार होंगे वो क्या राजभाषा हिंदी में होंगे। अनुच्छेद 347 में क्या कहा गया राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए
राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त अनुपात चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए, तो वह निर्देश दे सकेगा, उस भाषा को शासकीय मान्यता जो है प्रदान की जाएगी। यानी अनुच्छेद 347 में क्या कहा गया, जैसे मान लीजिए किसी भी स्टेट में जो है वो भाषा जो है बहुत बोली जा रही है, तो यहाँ पर मतलब अनुच्छेद 347 में ये कहा गया कि किसी भी राज्य के अगर बोलने जाने वाली जो भाषा है उसे क्या है, राज्य भाषा की जो है मान्यता जो है शासन के रूप में जो है दी जानी चाहिए। अब देखिए 348 अनुच्छेद में क्या कहा गया है। 348 अनुच्छेद में है कि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति से उच्च न्यायालय की कार्रवाई में हिंदी भाषा का प्रयोग कर सकेगा। ठीक है, यानी किसी भी राज्य का अगर राज्यपाल है, अगर उसको इंग्लिश में दिक्कत हो रही है तो क्या अपनी राज्य भाषा हिंदी का जो है प्रयोग करके अपने कार्रवाई को जो है आगे बढ़ा सकता है। अनुच्छेद 349 में क्या कहा गया, बिना राष्ट्रपति के अनुमति से पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। यानी कहा गया कि जो भाषा राज्य भाषा है तो उसको आप चाहेंगे कि दोबारा से फिर से वो स्थापित हो जाए, तो वो बिना राष्ट्रपति की अनुमति से नहीं किया जाएगा। और राष्ट्रपति राज्य भाषा आयोग की सिफारिश को संज्ञान में लेकर ही ऐसे विधेयक पर अपनी मंजूरी देंगे अथवा नहीं। देखिए राष्ट्रपति जो हैं वो राज्य भाषा को संज्ञान में लेकर जो है जो भी विधेयक अगर राज्य भाषा से संबंधित बनता है तो उसको पास करना है या नहीं करना, इसकी मंजूरी वो राज्य भाषा के आयोग को संज्ञान में लेकर ही करेंगे। अब देखिए अनुच्छेद 350 क्या कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति, संघ या राज्य किसी भी अधिकारी के समक्ष किसी शिकायत के संबंध में कोई भी प्रार्थना पत्र संघ या राज्य में प्रयोग की जाने वाली किसी भी भाषा में दे सकता है। तो देखिए 350 में क्या कहा गया कि किसी कोई भी अधिकारी या किसी भी राज्य के अधिकारी को कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी भाषा में क्या कर सकता है, अपना जो है सूचना पत्र या प्रार्थना पत्र दे सकता है। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 351 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 351 में है कि इस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार वृद्धि करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों को की अभिव्यक्ति का जो है वो माध्यम बन सके। ठीक है, यहाँ पे ये कहा गया कि जैसे जो हिंदी राज्य भाषा है उसका प्रसार करना चाहिए, जिससे क्या हो सके, सामाजिक या सामाजिक संस्कृति का जो है अभिव्यक्ति करने का जो है माध्यम जो क्या हो, आपका राज्य भाषा हिंदी बने। ठीक है, तो ये आपका जो है दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आइए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा क्या करा, प्रथम राज्य भाषा आयोग का गठन कब हुआ था। तो अब देखिए यहाँ पर क्या, राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 344 वन के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 7 जून 1955 को राज्य भाषा आयोग के गठन का आदेश जारी किया। राज्य भाषा आयोग ने अपनी सिफारिश से 1956 ईस्वी में राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर दी। इसके बिंदु जो है निम्नलिखित है। किन किन बिंदुओं को जो है राज्य भाषा में जो है शामिल किया गया, इसके बारे में हम आइए बात करते हैं। पहला क्या, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आवश्यक होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में विदेशी भाषा का प्रयोग जो है उचित नहीं होता। तो देखिए अंग्रेजी भाषा का आपको ज्ञान अच्छा है, लेकिन सार्वजनिक यानी आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर क्या विदेशी भाषा का जो है प्रयोग करना जो है ठीक नहीं होता। इस बिंदु पर मतलब उन्होंने बात की। दूसरा क्या है कि सरकारी क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रयोग सीमित किया जाए और अंग्रेजी का प्रयोग सीमित किया जाए और हिंदी के प्रयोग को जो है व्यापक बनाया जाए। यानी कहने का मतलब क्या है कि सरकारी क्षेत्र, जितने भी सरकारी क्षेत्र है वहाँ पे क्या ऑफिशियल वर्क जो इंग्लिश में है उनको क्या करना चाहिए, हिंदी में करना चाहिए। फिर क्या है, परिभाषित शब्दावली के निर्माण की गति जो है तेज की जाए। फिर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रचलित शब्दों को छोड़कर बहुत हेर फेर के साथ स्वीकार कर लिया जाए। ठीक है, फिर क्या है आपका 14 वर्ष की उम्र तक के प्रत्येक भारतीय बच्चे को हिंदी का ज्ञान कराया जाए। अगला क्या है, हिंदी क्षेत्र के विद्यार्थियों को एक अन्य भाषा, विशेष रूप से दक्षिण भारत की कोई भाषा अनिवार्य रूप से जो है सिखा दी जाए। फिर क्या है आपका, भारत सरकार के दस्तावेज अधिक से अधिक हिंदी में प्रकाशित किए जाए।
फिर क्या है आपका नवा पॉइंट है आपका कि संसद द्वारा, ठीक है, संसद द्वारा जो है संसद या विधानमंडल तथा उच्च न्यायालय में प्रादेशिक भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। फिर क्या, भारत की भाषाओं में आपसी आपसी निकटता लाने की जो है योजना जो है बनानी चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए आपका 3 प्रश्न आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब ये देखिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। देखिए चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि राज्य भाषा संबंधित, ठीक है, राज्य भाषा संबंधित प्रस्ताव में राष्ट्रपति के आदेश का उल्लेख कीजिए, या फिर क्या राष्ट्रपति के आदेश राज्य भाषा के संबंध के बारे में टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो राज्य भाषा जो आदेश क्या है उसके बारे में क्या करना है, इस पर टिप्पणी लिखना है, या राज्य भाषा जो संबंधित राष्ट्रपति के क्या क्या आदेश हैं उसको यहाँ पर लिखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, राज्य भाषा आयोग तथा संसदीय समिति की सिफारिश पर विचार करने के उपरांत राष्ट्रपति ने 27 अप्रैल 1960 को एक विस्तृत आदेश जारी किया। इसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो राज्य भाषा के लिए जो है राष्ट्रपति का आदेश किस साल जारी हुआ, तो याद रखिएगा कि 27 अप्रैल 1960 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, अगला प्रश्न पॉइंट है किन किन बातों को शामिल किए उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे क्या, अखिल भारतीय सेवाओं में परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी बने रहे तथा कुछ समय बाद हिंदी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं के प्रयोग की व्यवस्था की जाए। ठीक है, अगला क्या है, जिन कर्मचारियों की उम्र 45 से कम हो उन्हें हिंदी का प्रशिक्षण अनिवार्य बताया जाए। अगला क्या है, शिक्षा मंत्रालय की ओर से हिंदी में वैज्ञानिक तथा तकनीक शब्दावली के निर्माण के लिए एक स्थानीय आयोग स्थापित किया जाए। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या है कि शिक्षा मंत्रालय नियम विनिमय तथा आदेशों के अतिरिक्त कार्यवाहियों से संबंधित साहित्य का उपयोग नहीं। फिर क्या, हिंदी अनुवाद में कराया जाए, उपयोग साहित्य का जो है हिंदी में क्या किया जाए, अनुवाद कराया जाए। देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा क्या हो रहा है, रात में जगने से मुझे भी नींद लग रही है, तो थोड़ा बहुत हो सकता है कुछ मतलब थोड़ा सा मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर दूँ, तो उसको थोड़ा सा आप माइंड मत करिएगा, क्योंकि रात का जगा हुआ शरीर है और कोशिश है कि आप लोगों को हार्डली ये 12 बजे तक हम ये क्लास आप लोगों को दे दें। ठीक है, 12 बजे तक आप लोगों को ये क्लास यूट्यूब पर मिल जाए। अब आइए देखिए हम बात करते हैं कि कानून के विशेषज्ञों का एक अस्थायी विधि आयोग का गठन हो जो हिंदी मानक विधि कोष क्या कर सके, तैयार कर सके। अब आइए देखिए यहाँ पर नोट करके इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखे हैं कि 10 मई हो गया यहाँ पे। ठीक है, क्या है, 10 मई 1963 ईस्वी को संसद द्वारा राजभाषा अधिनियम 1963 पारित किया गया, जिसमें 1967 ईस्वी में जो है फिर क्या हुआ, यथावत इसमें जो है फिर से क्या किया गया, संशोधन किया गया। अब आइए देखिए हम बात करते हैं राज्य भाषा अधिनियम 1963 के बारे में क्या टिप्पणी है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, या राज्य भाषा अधिनियम 1963 क्या है। तो देखिए राज्य भाषा अधिनियम 1963 की धाराओं में निहित बिंदु पर जो है निहित बिंदु को जो है शामिल किया गया, या यह बिंदु यह निम्नलिखित है। अगला पॉइंट, हाँ देखिए यहाँ पे क्या है कि पहला है कि 26 जनवरी 1965 ईस्वी के बाद भी संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रहेगा जैसे वह पहले प्रयोग में आती रही है। दूसरा क्या है, जब तक सरकारी कर्मचारी हिंदी का प्रयोग सार्थक ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेते तब तक हिंदी के साथ अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी के साथ हिंदी में पत्रों का जो है अनुवाद किया जाएगा। अगला पॉइंट क्या है, दस्तावेज को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार करना, निष्पादित करना और जारी करना जो है अनिवार्य हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या है, शासकीय राजपत्र। ठीक है, शासकीय राजपत्र में राष्ट्रपति के प्राधिकारों से प्रकाशित किसी अध्यादेश, आदेश, नियम, उपविधि आदि का अनुवाद उसका हिंदी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। संसद के किसी भी सदन में रखे जाने वाले विधेयकों तथा संशोधन विधेयकों के अंग्रेजी पाठ के साथ साथ उनका हिंदी अनुवाद भी होना क्या होता है, अनिवार्य होता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि
जहां किसी राज्य के विधानमंडल के पारित अधिनियम अथवा राज्यपाल द्वारा जारी अधिनियम में निम्नलिखित में हिंदी में भिन्न कोई भाषा विहित हो, वह राज्यपाल के प्राधिकार से सूचना हिंदी अनुवाद को किया जाएगा। ठीक है, हिंदी अनुवाद में किया जाए उसका राज्यपाल के प्राधिकारों से उसका जो है हिंदी अनुवाद में किया जाएगा, सूचना नहीं होगा स्टूडेंट। ठीक है, केंद्रीय सरकार राज्य भाषा अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना निकालकर जो है नियम बनाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका अब अगला प्रश्न हमारा क्या है कि राज्य भाषा नियम 1976 के बारे में लिखिए। राज्य भाषा नियम 1976 क्या था? राज्य भाषा अधिनियम 1963 के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार ने सन 1976 ईस्वी में राज्य भाषा संबंधी नियम बनाए। ठीक है, पुनः इस नियम में 1947 ईस्वी में संशोधन किए गए। इन नियमों को लागू करने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दे दी गई, जिसके अंतर्गत एक राज्य भाषा प्रकोष्ठ का गठन किया गया। राज्य भाषा संबंधी नियम को लागू करने का दायित्व इसी प्रकोष्ठ का था। राज्य भाषा नियम 1976 का मुख्य जो है बातें क्या है निम्नलिखित है। पहला क्या है आपका कि यह नियम संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए लागू है। यह नियम संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए लागू है। दूसरा क्या है, हिंदी में कहीं भी प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिया जाएगा। कोई कर्मचारी सरकारी फाइलों में अपनी टिप्पणी हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है। अगला है कि मैट्रिक में हिंदी विषय में परीक्षा पास करने वाला व्यक्ति हिंदी में प्रवीण जो है माना जाएगा। अगला क्या है कि सरकारी नियमों तथा आदेशों का अनुपालन करने और राज्य और भाषा के प्रयोग की जांच पड़ताल करने के लिए यह दायित्व संस्था के प्रधान का होगा। अगला पॉइंट क्या है, केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच आपसी पत्र व्यवहार हिंदी भाषा में ही किए जाएंगे। यदि किसी व्यक्ति या संस्था को अंग्रेजी पत्र भेजा जाए तो वह उसका क्या है हिंदी में जो है जवाब दे सकता है। ठीक है, तो ये देखिए 5 क्वेश्चन आप लोगों के टोटल कंप्लीट हो गए। अब आइए देखिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्या है आपका कि कहानी क्या है या कहानी किसे कहते हैं या कहानी निर्माण पर एक टिप्पणी लिखिए। तो देखिए कहानी हिंदी गद्य लेखन की एक विधा है। 19वीं शताब्दी में गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ जिसे हम कहानी के नाम से जाना जाता है। बंगाल में इसे गल्प के नाम से जानते हैं या कहते हैं। ठीक है, फिर कहानी ने अंग्रेजी से हिंदी तक की यात्रा बंगला के माध्यम से की, बंगला जो लैंग्वेज के माध्यम से की। मनुष्य के जन्म के साथ ही साथ कहानी का भी जन्म हुआ और कहानी कहना और सुनना मानव का आदिम स्वभाव बन गया। ठीक है, फिर क्या है आपका इसी कारण से प्रत्येक सभ्य और असभ्य समाज में, ठीक है, यहाँ पर समाज होगा, ठीक है, सभ्य और असभ्य समाज में कहानियाँ पाई जाती हैं। हमारे देश में कहानियों की बड़ी लंबी और संपन्न परंपरा पाई जाती है। फिर क्या, प्राचीन काल में सदियों तक प्रचलित वीरों तथा राजाओं के शौर्य प्रेम, न्याय, ज्ञान, वैराग्य, साहस, समुद्री यात्रा, पर्वतीय प्रदेशों में प्राणियों का अस्तित्व आदि कथाएं जिनकी कथानक घटना प्रारंभ हुआ करती थी, यह भी क्या है कहानी के ही रूप है। देखिए स्टूडेंट, नींद एकदम बिल्कुल चरम सीमा पे है। देखिए कोशिश है कि आप लोगों को दे दें, आप ही लोगों के लिए हम जाग रहे हैं ताकि आप लोगों को कंटेंट सही। आप लोग याद रखिएगा कि आप लोगों का जो क्लास है वो दोपहर में 12 से 1 या हार्डली कभी लेट हुआ तो 2 भी बज सकता है। लेकिन जो आपके जो अगर सीनियर कोई बच्चे जो आपके यहाँ जो एमए होम साइंस से कर रहे हों, गृह विज्ञान से अगर वो एमए कर रहे हों, ठीक है, गृह विज्ञान से अगर एमए कर रहे हो तो उनकी क्लास जो है रात को 9 बजे से या 9:30 से हम उनकी क्लास जो है रात में चलाते हैं। ठीक है, 9:30 से।
याद रखिएगा कि दोपहर में जो है आप लोगों का क्लास एक वीडियो रहेगा और रात में जो है आप लोगों के जो सीनियर हैं उनका रहेगा। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं। देखिए, बृहत कथा का प्रभाव डांडी के 10 कुमार चरित्र और बाणभट्ट की जो है कादम्बरी से है। ठीक है, इसके पश्चात जो क्या हुआ, छोटे आकार वाली जो है पंचतंत्र, बेताल पचीसी, सिंहासन बत्तीसी, भान प्रबंध जैसी साहित्य एवं कलात्मक कहानियों का जो है युग आया। अब आइए देखिए परिभाषा क्या है। तो देखिए परिभाषा जो है आपका क्या है, अमेरिका के कवि आलोचक कथाकार एली के पो के अनुसार क्या है, कहानी वह छोटी आख्यात्मक रचना है जिसे एक बैठक में पढ़ा जा सके, जो पाठक पर एक संबंधित प्रभाव उत्पन्न करने में सहायक तथा तत्वों के अतिरिक्त और कुछ न कुछ और जो अपने आप में पूर्ण हो। दूसरा क्या है, दूसरा जो है जयशंकर प्रेमचंद के अनुसार क्या कहा गया है, कहानी वह ध्रुव पद की तान है जिसमें गायक महफिल शुरू होते हैं और अपनी संपूर्ण प्रतिभा दिखा देते हैं। महफिल शुरू होते ही होगा यहाँ पर। ठीक है, होते ही अपनी क्या संपूर्ण प्रतिभा को जो है दिखा देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कहानी कहते हैं। तो ये दोनों परिभाषा याद रखिएगा। अब आइए देखिए हम कला के तत्वों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए रोचकता है, प्रभाव है तथा वक्ता एवं श्रोता या कहानीकार एवं पाठक के बीच यथोचित संबंधता बनाए रखने के लिए सभी प्रकार की कहानियों में निम्नलिखित जो है मान पाए गए हैं या मान होते हैं। ठीक है, पहला क्या, कथा वस्तु, दूसरा है पात्र अथवा चरित्र चित्रण, तीसरा ऑप्शन कथोपकथन या संवाद, चौथा ऑप्शन है देश काल या वातावरण, पांचवा है भाषा शैली या उद्देश्य, छठा है कहानी के ढांचे का कथनात्मक या कथा वस्तु दोनों है। ठीक है, अब आइए देखिए कहानी में कथा वस्तु का होना अनिवार्य, क्योंकि इसके अभाव में कहानी की रचना की कल्पना ही नहीं की जा सकती। कथानक के 4 अंग माने जाते, आरंभ, आरोह, चरम और रोह। यह क्या है, आपके कथानक के 4 अंग, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये देखिए स्टूडेंट, आप लोगों को हमने बताया ना कि जो है कि आप लोगों का पहला यूनिट और तीसरा यूनिट का कुछ पोर्शन हमने आज लिया है, और कल की क्लास जो होगी आप लोगों की सेकेंड और फोर्थ यूनिट की हो जाएगी। ठीक है, तो 2 मॉडल पेपर या हार्डली होगी, तो 3 मॉडल पेपर में आप लोगों का जो है पूरा होल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यानी 15 तक आप लोगों का होल सिलेबस कंप्लीट है। आज की क्लास भी आप लोग देख लीजिए, याद कर लीजिए, कल भी आप लोगों को दे देंगे और परसों भी दे देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में स्टूडेंट। और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है स्टूडेंट। देखिए आधी रात से जागते हैं, टाइप किया और आप लोगों के सामने ये कंटेंट रखा। तो ओके स्टूडेंट, आप लोग इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। थोड़ा अगर कहीं किसी तरह का डाउट हो तो आप लोग जो है क्वेरी कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।